गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, तो जिसका टाइटल था जीवन नहीं मरा करता है। इसको आप लोगों ने कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा, उम्मीद है, और ना किया हो तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर गुल्ली डंडा आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 2, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा समझते हो सब लोग क्या होता है? कभी खेला है आप लोगों ने गुल्ली डंडा? एक खेल होता है। ओके, ये एक इंडियन गेम है, ठीक है। इसको इस गुल्ली डंडा पार्ट को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। ओके, तो आज हम गुल्ली डंडा क्या है और प्रेमचंद जी ने क्यों लिखा है, इसको आज आपको समझना है। ये एक कहानी है जो आपको बहुत रोचक लगेगी और जिसको पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा। मैं रीडिंग करूंगी और साथ साथ आप भी मेरे साथ बुक में ध्यान देंगे जब मैं रीडिंग करूं तो, और जब समझाऊं तो आप उसको ध्यान से समझिए। ओके, तो इस पार्ट का गुल्ली डंडा का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं कि गुल्ली डंडा एक खेल है, ये एक भारतीय खेल है और इसको पहले के समय में बच्चे बहुत रुचि से खेलते थे और उसका मजा लेते थे। लेकिन आज बहुत सारे विदेशी खेल हमारे भारत में आ गए हैं जिसको बच्चे खेलते हैं, और आजकल तो और भी ज़्यादा डिजिटल ज़माना आ गया है, तो मोबाइल में गेम खेलने लगे हैं। इससे हमारे भारतीय खेलों का लोप होते जा रहा है और विदेशी खेलों का और मोबाइल गेम का ज़्यादा बोलबाला होते जा रहा है। लेकिन एक बात ये बता दूं मैं आपको कि आप जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं इससे आपके स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है। और इसके विपरीत जो भारतीय खेल होते हैं जिनको आप फील्ड में खेलते हैं, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाने वाले होते हैं और भारतीय खेल बहुत कम खर्चीले होते हैं, विदेशी खेल ज़्यादा खर्चीले होते हैं। इसीलिए भारतीय होने के नाते इस खेल को आप लोग को भी खेलना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को हष्ट पुष्ट बनाना चाहिए। तो खेल को, किसी भी खेल को खेलने से आपस में एक आत्मीय भाव, एकता का जो भाव है वो हमारे अंदर पैदा होता है। हार जीत तो सभी खेलों में लगी रहती है, लेकिन इससे हमारे अंदर एक प्रकार से एकता भी उत्पन्न होती है और आपस में प्रेम भाव भी उत्पन्न होता है। इसलिए भारतीय खेलों को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए प्रेमचंद जी ने इस पाठ को लिखा है। ये गुल्ली डंडा एक पार्ट है और गुल्ली डंडा शायद आपने कभी खेला होगा, नहीं खेला होगा तो शायद देखा होगा, देखा भी नहीं होगा तो शायद सुना होगा। तो आज हम देखेंगे कि ये गुल्ली डंडा होता क्या है। गुल्ली एक पेड़ की टहनी से काटी हुई डाली से एक छोटी सी नुकीली, दोनों साइड नुकीली एक लकड़ी होती है जिसको गुल्ली कहा जाता है और इसको एक डंडे की सहायता से खेला जाता है। जमीन पर छोटा सा एक गड्ढा किया जाता है, गड्ढे में गुल्ली रखी जाती है और गुल्ली की नोक पर उस लाठी से वार किया जाता है जिससे कि गुल्ली उछल के दूसरी ओर जाती है और गुल्ली को फिर उस डंडे से मारा जाता है। इस प्रकार दो प्रतियोगी होते हैं जो आपस में खेलते हैं और एक दूसरे को दांव देते हैं और दांव लेते हैं। इस
इसमें हार भी हो जाती है और जीत भी होती है। तो यहाँ पे दो दोस्तों की कहानी है कि किस प्रकार दो दोस्तों ने इस गुल्ली डंडा खेल को अपने बचपन में खेल करके बहुत मज़े हासिल किए और इस खेल का उनके अंदर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वो बड़े होकर भी इस खेल को ना भूल पाए और एक दिन बड़े होकर भी उस खेल को खेलते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। अब इसका रीडिंग करूंगी मैं, आप ध्यान से देखेंगे। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी आ जाए तो खेल शुरू हो जाए। प्रेमचंद जी यहाँ कहते हैं कि मेरा गुल्ली डंडा खेलने का मन होता है और मैं गुल्ली डंडा खेलना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कोई खर्चा होता नहीं है। बस एक पेड़ की टहनी काटी, एक गुल्ली बनाया, एक डंडा बनाया और दो प्रतियोगी शामिल हुए और खेल आरंभ। न बहुत कुछ यहाँ पे खर्चा नहीं होता है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च ना कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। अब यहाँ पे विलायती मीन्स विदेशी खेलों के बारे में बताया गया है कि विदेशी खेल जो होते हैं उनके लिए बहुत खर्च करने पड़ते हैं, उसका सामान खरीदना पड़ता है, उसके लिए फील्ड बनानी पड़ती है, तो उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। लेकिन हमारा भारतीय खेल जो है वो इसमें ना कोई खर्च होता है, फिर भी हमको बहुत मजा देता है। और हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार भारतीय खेलों का लोप होते जा रहा है, विदेशी खेलों का प्रभाव लोगों के दिमाग पे असर करते जा रहा है और अब तो मोबाइल गेम का भी बहुत ज्यादा असर होते जा रहा है। क्योंकि है तो खर्चा मोबाइल गेम में भी, जब तक आप नेट रिचार्ज नहीं करोगे, महंगा मोबाइल नहीं खरीदेंगे, तब तक कि आप उस गेम का मजा नहीं ले सकते हैं। तो हम आज अंग्रेजी चीजों के पूरी तरह दीवाने होते जा रहे हैं और अपनी भारतीय चीजों से हमें अरुचि होते जा रही है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स फीस ली जाती है, क्योंकि आपको स्पोर्ट खिलाया जाता है। आपके स्वास्थ्य को अच्छा और हेल्दी बनाने के लिए स्पोर्ट्स का स्कूलों में भी खेलना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और हमको स्कूल में भी इसीलिए स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। आज बहुत लोग विदेशी खेलों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और भारतीय खेलों को अवॉइड करते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है, सही है, जिनके पास पैसा है, अंग्रेजी खेल भी वही खेल सकता है। गरीब बच्चा अंग्रेजी खेलों में रुचि नहीं ले सकता है। गरीब लड़के के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता है? ठीक है, अगर कोई कहे कि अरे गुल्ली से तो सिर फट सकता है, आंख फूट सकती है, तो क्या आप बताइए कि क्या क्रिकेट की बॉल से सिर नहीं फट सकता है, टांग नहीं टूट सकती है, माथे पे चोट नहीं लग सकती है? तो कोई भी खेल हो, चोट तो कहीं भी कैसे भी लग सकती है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठते हैं। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खेल खेल में चोट लग जाती है, निशान पड़ जाता है। ये अपनी अपनी रुचि है कि हमें कौन सा खेल खेलना है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमको जिस खेल में चोट लग गई हो हम उस खेल को खेलना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं है। हमेशा चोट नहीं लग सकती है, तो चोट के डर से भी हम खेले ना, ये भी गलत है। इसलिए हमको हर खेल खेलना चाहिए। तो गुल्ली मुझे सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार गुल्ली मुझे सबसे प्रिय है और बचपन में भी मुझे गुल्ली खेल ही सबसे ज्यादा प्रिय होता था।
वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह पदना और पदाना, वह झगड़े लड़ाई, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता है, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौक पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उसकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है, और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, और ना नहाने की सुधी ना खाने की गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि मैं तो गुल्ली डंडा जब खेला करता था बचपन में, इतना उसमें रम जाता था कि मुझे ना नहाने की सुध रहती थी, ना खाने की सुध रहती थी, ना ही घर जाने की सुध रहती थी, और मैं अपने दोस्तों के साथ में गुल्ली डंडा बहुत मजे से धुन लगा के खेला करता था। और मेरे जो पापा थे वो अम्मा के ऊपर क्रोध किया करते थे। शाम हो जाती थी जब मुझे घर आने में, मैं अंधेरा होने होने तक भी घर नहीं पहुंच पाता था, तब वह अम्मा के ऊपर क्रोध किया करते थे, और अम्मा जो थी वो बार बार दरवाजे पर आकर मुझे इंतजार किया करती थी, देखा करती थी कि अब मैं आ रहा हूँ या तब मैं आ रहा हूँ, और मैं पहुंचता ही नहीं था। इस प्रकार गुल्ली डंडा में खेलने में मैं इतना मस्त हो जाता था, क्योंकि उस खेल का आनंद ही इतना होता था कि मैं उस खेल को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। कुछ दांव मुझे देने पड़ते थे अपने दोस्तों को, और कुछ दांव मुझे लेने पड़ते थे उनसे। इस प्रकार दांव देने और लेने के चक्कर में अंधेरा हो जाता था और मैं घर नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण मेरे माँ और पिताजी मुझ पर बहुत ज्यादा क्रोध किया करते थे। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झंझलाहट, गुल्ली कैसी भी हो पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती थी। अब लेखक के एक बचपन के एक दोस्त थे जिसका नाम था गया। वह गुल्ली डंडा बहुत ही बखूबी खेलता था, और गुल्ली थी जो हमेशा उसके हाथ से चूक नहीं खाती थी, अर्थात उसका निशाना बहुत सटीक लगता था। तो उसके बारे में बताते हैं कि वह गुल्ली को इस प्रकार झपटता था जैसे कोई छिपकली कीड़े को झपटती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। अब वो कौन था, क्या था, उसके माता पिता कौन थे, कहाँ रहता था, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो जब खेलता था तो ऐसा लगता था कि वो कोई चैंपियन हो। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपनी गुनिया बना लेते थे। हम जब देखते थे कि गया दूर से आ रहा है तो सभी बच्चे अपनी अपनी टीम में उसे शामिल करने के लिए उसके पास दौड़ लगाते थे और उसे अपना दोस्त बनाने के लिए आतुर रहते थे और उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे ताकि उनकी जीत हो सके। एक दिन में और गया दोनों ही खेल रहे थे, वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी करता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चाले चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि एक बार मैं और गया दोनों आपस में गुल्ली डंडा खेल रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को अपना दांव देने लेने का काम कर रहे थे, और इतना ज्यादा हमारे बीच खेल जम गया कि हमें शाम का होश ही नहीं रहा। और जब हमको दांव लेना रहता है तो हमें बहुत मजा आता है, लेकिन जब दांव देना रहता है तो हमें बहुत अखरता है। लेकिन गया जो था वो मुझसे दांव लिए बिना मुझे छोड़ता नहीं था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा मारकर बोला, मेरा दांव लेकर जाओ। पदाया तो मैं तो बड़े बहादुरी से बन गए, बनने के बेर क्यों भागते हो। अब जब लेकर जाने लगे तो गया उसे चिल्लाने लगा और बोला कि जब तुमको दांव लेना था तब तो तुम बड़े मजे से दांव मुझसे ले रहे थे, और अब जब दांव देने का समय आया तो तुम घर भाग रहे हो, ये तो गलत है। बोला, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। अब लेखा बोलते गुस्से में, तुम क्या दिन भर मुझसे दांव मांगोगे, क्या मैं दिन भर देता रहूंगा। तो लेखक बोले, हाँ तुम्हें दिन भर पढ़ना पड़ेगा, ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं। बोले, मैं खाने पीने नहीं जाऊं। बोले, मत जाओ। हाँ, मेरा दाव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो।
घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांव दिया है, दांव लेंगे। अब लेखक बोलते तुम मेरा क्या कर लोगे, मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम क्या क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो गया बोला कि ऐसे कैसे जाओगे, मेरा बिना दांव दिए तुम नहीं जा सकते, जब दांव लिया है तो दांव देकर ही जाओगे। तो लेखक बोले अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। तो गया बोला अरे वो तो मेरे पेट में चला गया, पेट से निकालो, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद, अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। अब गुस्से में लेखक उससे अमरूद मांगने लगे, बोला कि दो, मैंने तुमको कल अमरूद खिलाया था, मेरा अमरूद वापस करो। तो गया बोला अरे उसको तो मैं खा गया, तुमने दिया था तो मैंने खाया, मैं कोई तुमसे मांगने थोड़ी गया था, जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव नहीं दूंगा। लेखक बोले मेरा अमरूद वापस नहीं करोगे तब तक मैं दांव नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा, कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार। अब यहाँ पे कवि बताते हैं कि अब यहाँ कवि बताते हैं कि अब लेखक कहते हैं कि जब तुमने अमरूद मेरा खा ही लिया है तो मैं तुमको दांव क्यों दूंगा, ये तो गलत है कि तुम अमरूद भी खा लो और मुझसे दांव भी मांगते हो, ये बात तो गलत है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार, रिश्वत लेकर तो खून पचा जाते हैं लोग, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे, यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। अब गया ने कहा कि देखो मेरा दांव मुझे देकर जाओ, मैं तुम्हारा अमरूद अमरूद कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था, मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने ना देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। अब दोनों में क्या हो गया, लड़ाई होने लगी, दोनों में मारपीट होने लगी, और मैं लेखक कहते हैं कि मैं उससे पीछा छुड़ा के भागना चाहता था और वो मुझे दांव लिए बिना छोड़ना नहीं चाहता था। इसी चक्कर में मैंने उसको एक चांटा लगा दिया, उसने मुझे डंडा लगा दिया, और दोनों ही हम मैंने उसके पीठ पर दांत से काट लिया और उसने मुझे मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। इस प्रकार हम लोग में हाथापाई होने लगी और मैं हंसता हुआ घर चला गया। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी, अम्मा भी दुखी थी, यह सब चीज सस्ती थी। अब इसी बीच पिताजी का ट्रांसफर हो गया और पिताजी जो थे वो अपने गांव को छोड़कर शहर जाने की तैयारी में थे। लेकिन पिताजी बहुत दुखी थे क्योंकि जिस जगह वो रहते थे वहां पे उनकी आमदनी अच्छी खासी होती थी, और अम्मा भी दुखी थी क्योंकि यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था, लेकिन मारे खुशी के फूला ना समाता था। अब वहाँ पे जिस जगह पर रहने लगो वहाँ के लोगों से बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है और लोगों के बीच में आपसी लगाव हो जाता है, जिसके कारण हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब लेखक जो थे लेकिन वह बहुत खुश थे, लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर की आसमान से बातें करते हैं। अब आप दोस्तों में आपसी बातचीत हो रही है कि भाई ये तो गांव है, यहाँ तो छोटे छोटे मिट्टी के मकान होते हैं, लेकिन तुम तो शहर जा रहे हो, शहर में तो बड़े बड़े मकान होते हैं, है ना। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़के को पीटे तो उसे जेल हो जाए। अब कहते हैं अरे वहाँ के तो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, वहाँ अगर किसी बच्चे को मास्टर साहब ने अगर मार दिया तो उसे जेल भी हो जाती है, और हमारे स्कूल में क्या है, हमें तो कितने ही मारे पीटे कुछ भी नहीं होता है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी।
मानो कह रहे थे, तू भाग्यवान है भाई, जाओ, हमें तो उसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि तुमको शहर में रहने का मौका मिल रहा है, हम तो यही उजड़े हुए ग्राम में, गांव में रहेंगे, हमको तो जीना भी यही है और मरना भी यही है, ऐसा उनके दोस्त बोलते हैं। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। अब लेखक भी बड़े हो गए, अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद में वह उसी गांव में पहुंची। और पहुंच करके क्या हुआ देखें, उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की ओर सैर करने लगा। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ न था। जहाँ खंडर था वहां पक्के मकान खड़े हो गए थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहां एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान न सका। अब लेखक का कहना है कि मैं तो सिर्फ वहां पे सिर्फ गया नाम के एक व्यक्ति को ही जानता था, जो मेरा बचपन का पुराना मित्र था, और तो मुझे वहाँ कोई पहचानता नहीं था, ना ही मैं किसी को पहचानता था। और वहाँ गांव में भी गांव की पूरी दशा ही बदल गई थी। जो पुराने घर हुआ करते थे उसकी जगह बड़े पक्के मकान बन गए थे, जो खेत हुआ करते थे वहाँ बगीचे बन गए थे, बहुत सारी चीजें जो थी वो बदल गई थी। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई हो, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह मैंने दो तीन लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। अब एक जगह मैंने 2-3 बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? हाँ है, तो जरा उसे बुलाकर लाओ। उन्होंने उस बच्चों से गया को पूछा कि यहाँ कोई गया नाम का लड़का रहता है। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही वह पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, और पर कुछ सोच कर यह रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया आया। गया को लेखक ने कहा, क्या मुझे तुम पहचानते हो? वो दूर से आते हुए देखा तो लेखक को ऐसा लगा कि दौड़ के जाऊं और गया के गले से लिपट जाऊं। गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में हो? अब गया ने भी अपने मित्र को पहचान लिया। बहुत मजे में, तुम अपनी कहो, डिप्टी साहब का साइज हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए, और आप? गया ने बताया कि बाकी मित्र जो थे वो कुछ सरकारी नौकरी में डाकिया बन गए, मतई मर गया। तो लेखक उनसे पूछते हैं गया से कि क्या आप क्या हो? तो लेखक ने कहा, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? अब गया ने देखो लेखक से पूछ ही लिया कि क्या आप गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। लेखक ने कहा कि अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा, अब तो नौकरी से ही छुट्टी नहीं मिलती। तो गया ने कहा, आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। तो गया ने गुल्ली डंडा खेलने की इच्छा जाहिर की और आओ आज हम तुम खेलें। गया बड़ी मुश्किल से राजी हो गया। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। अब मैं भी उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन मुझे भी बड़ी झेप हो रही थी कि मैं गया के साथ कैसे खेलूं। अगर खेलना शुरू करूंगा तो लोगों की भीड़ आके लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, और खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। अब सोचते हैं लेखक कि भीड़ तो लग जाएगी, लेकिन वो भीड़ में वो खेल का मजा नहीं रहेगा जो हम अकेले खेल में लेते थे। अकेले जब हम खेलेंगे जो मजा
मजा आएगा वो भीड़ में नहीं आएगा, इसीलिए उसे खेले बगैर भी चैन नहीं मिल रहा था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता का या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में से जो अंतर हो गया था यही सोचने में मग्न था। अब एक लेखक जो थे वो बड़े अफसर हो गए थे, गया जो था वो एक गरीब था, इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ खेलने में थोड़ी सी झेप हो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों खेलने के लिए आतुर थे। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ, भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बता था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। बोला कि मैं आपको क्या याद करूँ साहब, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं आपको याद करूँ, बस आपके साथ कुछ दिन खेलना लिखा था और मैंने आपके साथ खेला। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? अब लेखक कहते हैं, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी, याद है तुमने मेरी पीठ पर कितनी जोर से एक बार डंडा लगाया था, वो डंडा मुझे आज तक याद है। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है, तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना ही धन। बोला कि जो डंडे तुमने मुझे मारे थे, उस डंडे में जो मान सम्मान आदर था, प्रेम था, वो आज मैं किसी से भी प्राप्त नहीं करता हूँ। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था, पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया, चटपट गुल्ली बन गई। अब उन लोग ने पेड़ की टहनी काट करके एक गुल्ली भी बना ली, डंडा बना लिया। अब खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली, गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया, मैंने मछली पकड़ रहा हो, जैसे वो मछली पकड़ रहा हो ऐसे हाथ लपक रहा था। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। एक समय था जब बचपन में गुल्ली उसके हाथ में आ जाती थी और आज गुल्ली उसके पीछे जाकर गिर गई। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हाथों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल दिया हो। पहले के समय में कैसी भी गुल्ली फेंकी जाए, गया उसको हाथ में ले लेता था, झेल लेता था और उसे हाथ से चूकने नहीं देता था। लेकिन आज जो गुल्ली थी वह उसके पीछे जा गिरी थी। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता था। लेकिन आज गुल्ली गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। मतलब आज जो गुल्ली थी वो उसके हाथ से छूट गई थी, और या उसने शायद जानबूझ के छोड़ दिया था, ये तो आगे देखेंगे। लेकिन आज उसके हाथ से गुल्ली छूट गई थी। एक समय था कि कैसी भी गुल्ली हो उसके हाथ से कभी नहीं छूटती थी, और प्रत्येक गुल्ली कैसी भी हो उसके हाथ में इस तरह चुंबक लगा हो जैसे उसके हाथ में पहुंच जाती थी। फिर तो मैंने बताना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपटकर उसे खुद उठा लेता और दोबारा दौड़ लगाता। गया यह सारी बेकायदी देख रहा था पर कुछ ना बोलता था। अब लेखक जो थे वो बार बार चीटिंग किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी गया कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। वो ऐसे कुछ नहीं बोल रहा था, ऐसे चुपचाप था जैसे उसे कोई कायदे कानून उस खेल के कुछ भी नहीं आते। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती तो कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे। इस प्रकार जितने बार भी लेखक गुल्ली फेंकते, गुल्ली एक बार भी गया के हाथ में
नहीं जाती थी। आधे घंटे बताने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, धांधली मीन्स चीटिंग की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। मैं बोल दिया कि गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। मैंने बोल दिया झूठ। मैंने कहा कि गुल्ली बिल्कुल पास से गई है लेकिन डंडे से बिल्कुल भी नहीं लगी। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि गुल्ली से डंडा लग चुका था। फिर भी लेखक ने झूठ बोला। अब गया की क्या प्रतिक्रिया होती है देखिए। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी बोल दिया, बोला कि हाँ हो सकता है नहीं लगी होगी, और उसने मान लिया। बहुत सहजता से उसने मान लिया, जबकि गया भी जानता था कि डंडे से गुल्ली लग चुकी है। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसे घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज तो मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें बोल दिया। बचपन में जो समय था जब हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, और इस प्रकार की लेखक अगर वहां पे चीटिंग करते तो शायद गया उस समय बिल्कुल भी ना मानता और उसके सिर पर चढ़ बैठता। लेकिन आज गया ने सारी धांधलियों को